हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ क्लास 12 केमिस्ट्री। तो आज सोल्यूशन चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं। हम सॉल्युबिलिटी के 3 डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, गैस इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी और सॉलिड इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी, उसको ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। आज हम गैस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड लॉज क्या हैं और इस पर कैसे न्यूमेरिकल आते हैं वो करेंगे। ठीक, तो टॉपिक है गैसेज, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। अब इमेजिन करो ये कंटेनर है आपके सामने जिसके अंदर यहाँ पार्शली लिक्विड फिल हुआ हुआ है, वाटर फिल किया हुआ है आपने इसके अंदर। ठीक है, और आप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हो ऊपर से। यहाँ पे ये मान लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस लिक्विड के अंदर भी डिजॉल्व होंगे। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड के अंदर भी डिजॉल्व होंगे। और कितना डिजॉल्व होंगे? जितना ज़्यादा आप ऊपर से प्रेशर लगाओगे, जितना ज़्यादा आप ऊपर से प्रेशर लगाओगे उतने ही गैस के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर डिसॉल्व होंगे। राइट, तो इसी को स्टडी करने के लिए हम जो लॉ पढ़ते हैं वो है हेनरीज लॉ। ठीक है, कि जितना ज़्यादा आप प्रेशर लगाओगे उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे लिक्विड्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, लिक्विड्स की सॉल्युबिलिटी इसके अंदर उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी जितना आप ऊपर से क्या लगाओगे, प्रेशर लगाओगे। ठीक है, तो हेनरीज लॉ की डेफिनेशन क्या है? 2 तरीके की डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन पढ़ो, 2 तरीके से सेम डेफिनेशन को लिखा जा सकता है। द लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द partial pressure of the gas present above the surface of the liquid। ये तो बेसिकली यही जो मैंने आपको समझाया। क्या? the solubility of a gas in liquid is directly proportional to, ठीक है, directly proportional to partial pressure of the gas present above the surface of the liquid। जितना प्रेशर ऊपर से लगाओगे उतनी ही ज्यादा solubility increase होगी, directly proportional होगी। ठीक है, तो pressure is directly proportional to what? Solubility। ठीक है, अब इससे लेकिन फॉर्मूला नहीं बनेगा। वे फॉर्मूला बनाने के लिए हम ये सेकंड डेफिनेशन पढ़ते हैं। हेनरीज लॉ की सेकंड डेफिनेशन क्या है? स्टेट्स दैट द हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज is directly proportional to या is proportional to mole fraction of the gas in the solution। ठीक है, तो यहां पे solution के अंदर मुझे क्या ले लेना है? मोल फ्रैक्शन, और ऊपर क्या लेना है? प्रेशर। यानी प्रेशर ऑफ द गैस above the liquid surface is directly proportional to mole fraction of the gas in the liquid। ठीक है, कि जितना प्रेशर ऊपर से लगाऊंगा उतना ही गैस का मोल फ्रैक्शन होगा, गैस का मोल फ्रैक्शन होगा लिक्विड के अंदर। ठीक है, उतना ही ज्यादा गैस का मोल फ्रैक्शन होगा लिक्विड के अंदर। सो दिस प्रेशर दैट यू आर अप्लाइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड। तो यहां पे फॉर्मूला अगर बनाना चाहूं तो क्या फॉर्मूला बनेगा? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट? गैस। मैं लिख देता हूं नीचे गैस। ठीक है, नाउ यहाँ पे जब इक्वल टू का साइन आएगा तो एक कांस्टेंट लगता है, वो कांस्टेंट होता है के एच, कैपिटल के सबस्क्रिप्ट में स्मॉल कैपिटल एच। ठीक है, इसको कहते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका? हेनरीज लॉ का। ठीक है, हेनरीज लॉ का फॉर्मूला बन गया। इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लिख देता हूं फिर से मैं। ठीक, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कैसे निकलेगा? यहां पे गैस क्या है? बेसिकली जो गैस डाल रहे हो आप, गैस सोल्यूट है। ठीक है, गैस क्या है? ये गैस क्या है? सॉल्यूट है। और लिक्विड क्या है? सॉल्वेंट है। राइट, तो गैसेस को आप 2 लिख सकते हो और सॉल्वेंट को, सॉल्यूट को 2 लेते हैं, सॉल्वेंट को 1 लेते हैं, रिमेंबर ना। तो इस फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूं? के एच, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को क्या लिख सकता हूं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस विच इज N2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट विच इज, यानी लिक्विड, विच इज 1 N1, एंड अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस विच इज N2।
तो N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हो गया, N1 क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड हो गया। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो गैस होती है ना लिक्विड में, वो बहुत कम क्वांटिटी में डिसॉल्व होती है। गैस की जो क्वांटिटी होती है लिक्विड के अंदर, वो क्या होती है, बहुत कम। तो हम ये जानते हैं कि सिंस N2 इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू N1, तो यहां पे N2 प्लस N1 को आप सिर्फ N1 भी लिख सकते हो। तो प्रेशर का फॉर्मूला एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा KH, प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा KH डिवाइडेड बाय KH मल्टीप्लाइड बाय N2 अपॉन N1। ठीक है, तो ये आपका एक और फॉर्मूला हो गया, मतलब जो जनरली हम यूज़ करेंगे, N2 अपॉन N1 किसके लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट के लिए। हेनरीज लॉ का दूसरा फॉर्मूला आपका एक तो ये लिख सकते हो KH इंटू गैस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट N2 अपॉन में N1। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज हो गए आपके। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। All right. Now, हेनरीज लॉ कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं थोड़ी। व्हाट इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट? तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट अगर आप देखोगे तो क्या है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, अगर आप फॉर्मूले का हिसाब से देखो, क्या इट्स वैल्यू, सबसे पहले हेनरीज लॉ कांस्टेंट है क्या, किस पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पे और टेम्परेचर पे। ठीक है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस एंड द टेम्परेचर। हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, क्या, कौन सी गैस है और क्या उसका टेम्परेचर है। आप एनसीईआरटी खोलोगे, एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है, अलग अलग गैसेस के लिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH की वैल्यूज़ दे रखी हैं और साथ में टेम्परेचर भी लिखा हुआ है। और आप देखोगे कई बार एक ही गैस की दो वैल्यूज़ दे रखी हैं, दो डिफरेंट टेम्परेचर पर, तो टेम्परेचर बदलने से हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाती है। ठीक है, अब यहाँ देखो बहुत सिंपली ये सेकंड लाइन आपको ये लिखने के बाद समझ में आएगी। अगर मैं KH का फॉर्मूला लिखूँ, ये जो फॉर्मूला था P इज इक्वल्स टू KH इंटू X गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, अगर मैं इसमें से KH का फॉर्मूला निकालूं तो KH का फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रेशर अपॉन में मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को आप क्या बोल सकते हो, सॉल्युबिलिटी बोल सकते हो क्या नहीं? इसके ब्रैकेट में लिख दूं मैं यहाँ पे सॉल्युबिलिटी समझाने के लिए। ठीक है, मोल फ्रैक्शन बेसिकली क्या है, सॉल्युबिलिटी है ना। तो क्या लिखा हुआ है देखो, higher the value of KH at a given pressure, the lower is the solubility of gas। यहाँ रिलेशनशिप देखो क्या बन रहा है, KH और solubility इन्वर्सली रिलेट हो रहा है। अगर KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, solubility क्या हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी at a given pressure। यानी कि अगर प्रेशर मैं कांस्टेंट कर दूं तो जितना ज़्यादा, जितना हाई तुम्हारा क्या होगा, X होगा, जितना हाई KH होगा उतना ही कम solubility होगी। तो हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर द सॉल्युबिलिटी। जितनी KH की वैल्यू हाई किसी गैस के लिए, उतनी ही कम वो सॉल्युबल गैस होगी लिक्विड में। ठीक है, ये सिंपल सा रूल याद रखना कि अगर आपको दो गैसेस की KH वैल्यू दे रखी है तो KH जितना हायर होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही लोअर होगी एट अ गिवन प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए। तो ये मैं दोबारा लिख देता हूं जस्ट टू रीइटरेट यहाँ पे कि हायर KH मीन्स लोअर सॉल्युबिलिटी, और मोल फ्रैक्शन ही सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। कहीं पे भी देखना तो मोल फ्रैक्शन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट सॉल्युबिलिटी। हालांकि मोलारिटी भी यूज की जा सकती है सॉल्युबिलिटी, लेकिन हेनरीज लॉ कांस्टेंट के फॉर्मूले में सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप यहां तक क्लियर है कि सॉल्युबिलिटी हेनरीज लॉ क्या है और
सॉल्युबिलिटी कैसे प्रेशर पे डिपेंड करती है और कैसे KH की वैल्यू पे डिपेंड करती है। KH की वैल्यू जितनी हाई उतनी ही कम सॉल्युबिलिटी। ये नॉर्मल MCQ क्वेश्चन आ सकता है आपको पता होगा। इस साल का जो आपका एग्जाम है उसके अंदर MCQ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और थ्योरी क्वेश्चंस यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आएंगे आपके एग्जाम में अच्छे खासे, पिछले कई सालों से आ रहे हैं लेकिन इस साल और बढ़ गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। तो हेनरीज लॉ पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है वैसे, तो 2-3 क्वेश्चंस इस पे ट्राई करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ये, जरा पढ़िए इसको, क्या है क्वेश्चन को। आई विल गिव यू अ फ्यू सेकंड्स टू रीड इट। हाँ जी, तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर ऑफ अ लेक if the partial pressure of the nitrogen in air is 0.88 bar. Henry's law constant for nitrogen gas at 293 Kelvin is 76.48 किलो बार, ठीक है। अच्छा, मैं एक बार वापस आके एक चीज़ और बता दूं, जो यूनिट्स होगा ना KH का यूनिट क्या होगा ये और बता देता हूँ। यूनिट ऑफ KH will be equal to the या will be same as the unit of pressure। जो आप प्रेशर का यूनिट यूज करोगे ना यहाँ पे वही KH का, क्योंकि देखो मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है। मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो जो प्रेशर का यूनिट होगा वही क्या होगा, KH का यूनिट होगा। ये बहुत ध्यान रखना, क्योंकि इसके क्वेश्चन में जनरली ये एक चीज जरूर देखी जाती है कि प्रेशर और KH का यूनिट डिफरेंट दे देते हैं, तो आपको इंटर कन्वर्ट करना पड़ता है प्रेशर और KH के यूनिट को। अगर आपको प्रेशर के यूनिट्स को इंटर कन्वर्ट करना नहीं आता तो वो मैं बता दूंगा अभी आपको, ताकि सारे यूनिट्स आपको याद हो जाएं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, इसमें तो बहुत छोटा सा कन्वर्जन है तो इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आगे के लिए मैं बता दूंगा आपको। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर ऑफ अ लेक। सॉल्युबिलिटी निकालने का मतलब क्या है, आपसे पूछ रहा है x निकालना है। क्वेश्चन में बोला है सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करो। सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करने का मतलब क्या कैलकुलेट करो, x कैलकुलेट करो, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करो, काई मतलब कैलकुलेट करो, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर ऑफ अ लेक। एक लेक है, ठीक है, लेक के ऊपर एयर होती है, एयर में नाइट्रोजन गैस होती है, तो नाइट्रोजन गैस कितना प्रेशर लगा रही है, कितना पार्शियल प्रेशर लगा रही है, 0.88 बार। नाइट्रोजन गैस का जो पार्शियल प्रेशर लग रहा है लेक के ऊपर 0.88 बार लग रहा है, ठीक है। ये इतना प्रेशर है नाइट्रोजन गैस का। और क्या दिया है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन एट 293 केल्विन। टेम्परेचर भी बता दिया, लेकिन टेम्परेचर का हमें कोई मतलब नहीं है, एज लॉन्ग एज इट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट, ठीक है। तो KH दे रखा है 76.48 बार नहीं सॉरी किलो बार। अब देखो मैंने क्या बोला सबसे पहले अभी चीज, कि प्रेशर ऑफ यूनिट ऑफ प्रेशर एंड KH शुड बी सेम, बट यहाँ तो सेम नहीं दिख रहा है आपको, एक बार में है और एक किलो बार में है। तो बहुत सिंपल सा, यहाँ कोई तो कन्वर्ट करना इतना मुश्किल है नहीं। किलो बार में कितना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 76480 बार। किलो बार को बार में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा, इसको बस तुमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, डेसिमल हट के 76480 आ गया। अब प्रेशर और KH का यूनिट सेम हो गया, बस फॉर्मूला लगा दो, प्रेशर इज इक्वल्स टू KH x आपको निकालना है, तो प्रेशर अपॉन KH, तो कितना आ जाएगा, प्रेशर आपको दिया है 0.88 बार और ये आपका आ गया 76480। कितना आ जाएगा मोल फ्रैक्शन, 0.88 बार डिवाइडेड बाई 76480, तो ये आ जाएगा 1.15 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है। 1.15 इंटू 10 टू द पावर -5, ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस इन दैट वाटर, या फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन दैट वाटर, ठीक है। तो हालांकि यहाँ तो प्रेशर का कन्वर्जन बहुत सिंपल सा था, लेकिन और केसेस में प्रेशर का कन्वर्जन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आ सकता है। तो मैं यूनिट्स ऑफ प्रेशर, वैसे अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आते तो मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, जिसको आते हैं वो स्किप कर सकता है। तो नॉर्मली SI यूनिट जो होता है प्रेशर का, वो क्या होता है वो बता देता हूँ पहले। SI यूनिट जो है प्रेशर का वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल सेम होते हैं बेसिकली। अच्छा,
कॉमनली यूज यूनिट कौन से हैं? एटीएम एटमॉस्फेयर, बार मिलीमीटर मर्क्यूरी, ठीक है, mmHg। तो पहले मैं एटीएम और बार का बता देता हूँ। एटीएम और बार बड़े यूनिट है। एटीएम कितने के बराबर है पास्कल के? 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख पास्कल है अगर आप देखो तो, ठीक है। 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। ये पूरा नंबर याद ना रहे तो फर्स्ट 3 डिजिट्स भी यूज कर सकते हो, 1.013 यूज कर लेना, उतना भी काफी होगा, ठीक है। बार को पास्कल में कन्वर्ट करोगे तो ये 1.01325 हट जाता है, सिर्फ 10 टू द पावर 5 बचता है। तो 1 बार जो है वो किसके बराबर है? 10 टू द पावर 5 पास्कल, यानी कि 1 लाख पास्कल के बराबर है बेसिकली। बार जो है वो 1 लाख पास्कल के बराबर होता है, 10 टू द पावर 5 पास्कल के। तो एटीएम और बार में यही रिलेशनशिप आ गया। ये बहुत कन्वर्जन के लिए यूज होता है एटीएम और बार। तो 1.01325 बार के बराबर होता है 1 एटीएम। उल्टा कन्वर्जन देखोगे अगर तो 1 बार जो है वो 0.987 एटीएम के बराबर होता है, ठीक है। ये कैसे निकला? 1 से डिवाइड कर दिया 1.01325 को, तो 1 बार एटीएम में कन्वर्ट कर दिया। इसके अलावा 1 एटीएम का कन्वर्जन मिलीमीटर मर्क्यूरी में भी यूज़ होता है। 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी के बराबर होता है mmHg के बराबर 1 एटीएम। और अगर टॉर में देखोगे तो ये भी सेम होता है, 760 टॉर। टॉर और mmHg जो है वो सेम है, ठीक है। उसके अलावा एक यूनिट यूज अगर बार में दे रखा हो तो बार आपने देखा थोड़ा सा छोटा है ना एटीएम से। एटीएम 1 लाख पास्कल से थोड़ा ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था, इतने टाइम ज़्यादा। बार जो था एग्जैक्टली 1 पास्कल था, और 1 एटीएम बार में देखो कितना है। तो एटीएम थोड़ा बड़ा है, बार थोड़ा छोटा है। तो अगर 1 एटीएम 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी के बराबर होता है तो 1 बार जो है वो 750 मिलीमीटर मर्क्यूरी के बराबर होता है, स्लाइटली स्मॉलर देन दैट, ठीक है। तो टॉर में भी कितना हो जाएगा? 750 टॉर हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रेशर के यूनिट थे, ऑल्दो इट्स नॉट द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, बट स्टिल मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी स्टूडेंट को ना आता हो, 11 से याद ना हो, तो वो इसे देख ले, याद कर ले। इसके अलावा भी प्रेशर के यूनिट्स होते हैं, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस दैट आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ठीक है। एंड यू शुड नो दीज कन्वर्जन्स। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। देखिए 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं इस पेज पे, पहले इसको एक को ट्राई कर लेते हैं, फिर दूसरे पे आएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल। हेनरीज लॉ कांस्टेंट यानी कि KH दे रखा है आपको, CO2 इन वाटर डिजोल्व किया है। पहले तो ये पढ़ लेते हैं क्या डिजोल्व करा है। CO2 इन वाटर, CO2 इन वाटर H2O, ये डिजोल्यूशन किया। हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH आपको दे रखा है इसके लिए 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल, ये वैल्यू दे रखी है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। क्वांटिटी ऑफ CO2 निकालनी है। CO2 क्या है? सोल्यूट है ना, उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। जब भी पूछा जाए क्वांटिटी निकालनी हो गैस की आपको, तो क्या पूछा जा रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ CO2, तो ये CO2 है बेसिकली। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आपको निकालने हैं, ठीक है। इन 500 ml सोडा वाटर, वॉल्यूम दिया हुआ है किसका? सोडा वाटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिख लें? W1 लिख लें, V1 कितना? 500 ml। ये 500 ml जो होगा ना, ऐसे ऐसे लिख देते हैं, 500 ml वाटर इज एक्चुअली इक्वल टू 500 ग्राम वाटर। क्यों? बिकॉज density of water, because density of water is 1, density of water is 1 gram per ml, ठीक है। इसलिए वाटर जितना ml में होता है उतना ही ग्राम में होता है। तो अगर 500 ml वाटर है तो ये 500 ग्राम वाटर के बराबर होगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो आपको चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? 500 ग्राम, और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18, ये करोगे तो 27.67 आ जाएगा मोल, ठीक है।
ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मिल गया आपको, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स। अब क्या करना है आपको, प्रेशर दे रखा है क्वेश्चन में, व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर, ठीक है, कितना प्रेशर दे रखा है 2.5 atm। तो क्वेश्चन के अंदर हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH की वैल्यू दे रखी थी ये आपको, और ये आपको प्रेशर दे रखा है क्वेश्चन में 2.5 atm, ठीक है। जो KH की वैल्यू दी थी, सॉरी, ये KH की वैल्यू पास्कल में दी थी, देखो KH की वैल्यू पास्कल में दी थी, और जो प्रेशर दिया 2.5 atm में दिया, ठीक है। तो atm को पास्कल में करना है, प्रेशर कितना दे रखा है 2.5 atm। तो दो चीज़ें हैं, या तो पास्कल को atm में कर लो या atm को पास्कल में कर लो, एक ही बात। तो atm को पास्कल में कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁵, यही बताया था। एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए 1.01325 बोला था मैंने, बट 3 डेसिमल प्लेस लोगे तो भी काफ़ी है। इतने में कन्वर्ट से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2.5 को 1.013 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.013, ये आ जाएगा 2.53। 2.5 का क्या बन गया, 2.53 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है, ये बन गया। अब बस प्रेशर का यूनिट और KH का यूनिट सेम हो गया। N2 और N1, N2 तुमको निकालना है, N1 तुमको पता है, बस फॉर्मूला पुट कर दो। प्रेशर क्या फॉर्मूला था, प्रेशर इज इक्वल्स टू KH x, x की जगह मैंने क्या बताया था, क्या रख सकते हैं, N2/N1 रख सकते हैं। ये डिराइव करा था हमने पीछे, ये देखो क्वेश्चन हमने डिराइव किया था यहाँ पे, कहाँ गई, ये रहा इक्वेशन। प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या, KH N2/N1। क्यों करा था N2/N1, नीचे N1 प्लस N2 क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज N1 वॉज वे बिगर देन N2 एंड दैट इज वाई N2 और N1 के सम को मैंने किसके बराबर ले लिया था, यहाँ पे N1 के बराबर ले लिया था, ठीक है। हाँ जी, तो वैल्यूज पुट कर दें, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। क्या वैल्यूज आएंगी, KH की वैल्यू है 1.67 इंटू 10⁸, 1.67 इंटू 10⁸। अच्छा, प्रेशर की वैल्यू भी पुट करनी है ना, सॉरी, इसे ऐसे लिख देते हैं। प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 2.53 आपने निकाली है, ये 2.53 इंटू 10⁵ इक्वल टू KH की वैल्यू कितनी, 1.67 इंटू 10⁸ हाउ मच, 8 इंटू यहाँ पे क्या है N2/N1। N2 आपको कैलकुलेट करना है, यही क्वेश्चन है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, क्वांटिटी ऑफ CO2 निकालना है आपको, N2 कैलकुलेट करना है, और N1 आपने कितना निकाल लिया, 27.67, ठीक है। N2 कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये 2.53 से तो डिवाइड हो जाए, 2.53 इंटू 10⁵ से डिवाइड हो जाएगा, ये 1.67 इंटू 10⁸ और इंटू 27.67, कितना आ जाएगा, N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कैलकुलेट कर लेते हैं। (27.67) divided by 1.67, यह आ जाएगा 41.91, और 10⁻ कैंसिल हो जाएंगी, 41.91 और ये पावर्स कैंसिल होंगी, 10⁻³ ऊपर आ जाएगा, 10⁻³ साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हो एक पीछे ले जाओ डेसिमल को, तो 10⁻² हो जाएगी, या फिर सिंपल पूरा ही पीछे ले जाओ, 0.0419 मोल्स आ जाएंगे किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, ठीक है, 0.0419 मोल्स ऑफ CO2 आ जाएंगे, ठीक है। ये आ गया आपका इसका आंसर। ये NCERT का ही क्वेश्चन है, NCERT का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो ये देख लेना। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया। क्या दिया हुआ था आपको,
KH दे रखा था, प्रेशर दे रखा था जिसमें पैक किया, और ये बोला था कितना अमाउंट CO2 का डिजॉल्व होगा। तो बस मुझे एक चीज़ करनी थी यहाँ पर कि प्रेशर्स को कन्वर्ट करना था, सेम करना था, ATM में था वो पास्कल में था, तो उसको सिमिलर करना था, वो मैंने कर दिया। दूसरा मुझे ये दे रखा था कि मास ऑफ वाटर की जगह वॉल्यूम दे रखा था वाटर का 500 ml, तो वो उसे इक्वल करना था 500 ग्राम वाटर के, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट कर लिए मैंने फिर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2S अ टॉक्सिक गैस विद रॉट, ये भी NCERT का क्वेश्चन है एग्जाम्पलर। H2S इज अ टॉक्सिक गैस विद रॉटन एग लाइक स्मेल, is used for qualitative analysis. If the solubility of H2S in water at STP is 0.195 molal, actually calculate the Henry's law constant. ठीक है, तो आपको पहली दो लाइन तो छोड़ दो, वो तो बस गैस के बारे में बता रखा है। क्या दे रखा है? If the solubility of H2S in water at STP, नोट करो STP, और कितनी solubility है? 0.195 मोलल, मोलैलिटी दे रखी है तुमको। ठीक है, क्या दे रखा है? मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन नहीं दिया जो चाहिए था, मोलैलिटी दे दी। यहाँ कन्वर्ट करेंगे, सिखाया अभी पिछले वीडियोस में, एक दो वीडियोस पीछे जाओगे तो सिखाया ना कि मोलैलिटी को मोल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। भूल गए तो दोबारा करा दूंगा यहाँ पे, देखो। और कैलकुलेट क्या करना है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो STP दे रखा है, तो एट STP प्रेशर कितना होता है? एट STP प्रेशर इज इक्वल्स टू 1 atm। ठीक है, तो प्रेशर तो 1 atm आ गया। सॉल्युबिलिटी कितनी दे रखी है? सॉल्युबिलिटी दे रखी है 0.195 m। ये क्या हुआ? मतलब हुआ m को मैं मोल पर kg लिख सकता हूँ, मोलैलिटी है ना ये, इसको मैं मोल पर kg लिख सकता हूँ। तो 0.195 मोल पर kg implies, what does it imply? It implies 0.195 mole of solute in 1 kilogram of solvent। ठीक है, यही होता था मोलैलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इस वजह से क्या आया? 0.195 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। ठीक है, 1 kg किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम के, तो ये 1000 ग्राम आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट N2 तुमको पता लग गया 0.195 मोल। N1 तुमको पता लग जाएगा कैसे? मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है? 1000 ग्राम, kg में मत ले लेना, क्योंकि मोलर मास किस में लेना होता है? ग्राम में। वाटर में डिसॉल्व किया है ना, तो वाटर यानी 18, इसको डिवाइड करोगे ये आ जाएगा कितना? 55.5 मोल। ठीक है, 55.55 आता रहेगा, 5 मोल। तो N2 N1 दोनों पता लग गए। प्रेशर तुमको पता है 1 atm, हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकल जाएगा, बस लगा दो फॉर्मूला। प्रेशर इज इक्वल्स टू KH N2 बाय N1। प्रेशर है 1 atm, KH आप निकालना चाहते हैं, N2 आपका कितना आया है? 0.195 डिवाइडेड बाय N1 कितना आया है? 55.5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये कैलकुलेट करके? 55.5 डिवाइडेड बाय 0.195, ये आ जाएगा 284.615। ठीक है, KH की वैल्यू आ जाएगी 284.61 या 615। अब KH का यूनिट क्या होगा? क्या बताया था? प्रेशर का यूनिट और KH का यूनिट सेम होता है। प्रेशर का यूनिट क्या लिया आपने? एटमॉस्फेयर। तो KH का भी यूनिट क्या लेंगे? एटमॉस्फेयर। तो KH का आ गया ATM में। दैट्स ऑल। तो ये था हेनरीज लॉ। इसके हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, और क्वेश्चंस आपको नोट्स में दे दिए जाएंगे, और प्रैक्टिस करिए इसके क्वेश्चंस की। चैप्टर के एंड में वी विल ट्राई टू डू अ फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑफ हेनरीज लॉ एज वेल, और या फिर डाउट क्लासेस के अंदर आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट के अंदर हम लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। हेनरीज लॉ के और क्वेश्चंस ढूंढिए NCERT एग्जाम्पलर से या किसी भी हेल्प बुक से, वहाँ से इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। ठीक, थैंक यू सो मच, दैट इज ऑल फॉर टुडे।